लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख एर्दोआन और पुतिन, एक असंभव सी साझेदारी का अंत। इसमें तुर्की और रूस के बीच पिछले एक दशक से चली आ रही रणनीतिक साझेदारी के कमजोर पड़ने और उसके क्षेत्रीय प्रभावों की चर्चा की गई है। लेख का मूल तर्क ये है कि कभी सीरिया युद्ध ने जिन दो नेताओं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन को करीब ला दिया था, वही समीकरण अब बदल रहा है। और इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा यूक्रेन को मिलता दिखाई दे रहा है। लेख याद दिलाता है कि सीरिया के गृह युद्ध के दौरान रूस और तुर्की एक दूसरे के विरोधी पक्षों का समर्थन कर रहे थे। रूस बशर अल असद की सरकार के साथ था, जबकि तुर्की विद्रोहियों के समर्थन में खड़ा था। इसके बावजूद दोनों देशों ने टकराव की बजाय समझौते का रास्ता चुना। रूस ने तुर्की को उत्तरी सीरिया में सैन्य कार्रवाई की छूट दी और बदले में तुर्की ने भी कुछ सीमाओं के भीतर रहकर काम किया। इस तरह दोनों नेताओं ने अपने अपने हित साधे और पश्चिमी देशों, खासकर नाटो के भीतर भी दरारें पैदा की। लेकिन लेख के अनुसार यूक्रेन युद्ध ने इस रिश्ते का संतुलन बदल दिया। पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण रूस पहले से अधिक तुर्की पर निर्भर हो गया। वहीं 2024 के अंत में जब सीरिया में असद सरकार गिर गई और रूस उसे बचाने में असफल रहा, तब क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल गया। जिन विद्रोहियों को तुर्की वर्षों से समर्थन दे रहा था, वो सत्ता में आ गए और तुर्की का प्रभाव सीरिया में काफी बढ़ गया। दूसरी ओर रूस को उसी नई सत्ता से संबंध बनाने की कोशिश करनी पड़ी, जिसके खिलाफ वो वर्षों तक बमबारी करता रहा था। लेख बताता है कि अब तुर्की इस बदले हुए माहौल का इस्तेमाल अपने लिए नए अवसर के रूप में कर रहा है। वो एक बार फिर नाटो के लिए अहम सहयोगी बनना चाहता है और यूक्रेन को भी मध्य पूर्व में नए साझेदार दिलाने में मदद कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का तुर्की के सहयोग से सीरिया दौरा इसी रणनीति का हिस्सा माना गया है। यूक्रेन अपनी सैन्य तकनीक, ड्रोन युद्ध के अनुभव और रक्षा उत्पादन क्षमता के जरिए मध्य पूर्व के देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। लेख का निष्कर्ष ये है कि ये सिर्फ तुर्की रूस संबंधों की कहानी नहीं है, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन में आ रहे बदलाव का संकेत भी है। कभी रूस जिस क्षेत्र में प्रभावशाली ताकत था, वहां अब उसकी पकड़ कमजोर पड़ती दिख रही है। तुर्की पहले की तरह मॉस्को और नाटो के बीच संतुलन साधने की नीति पर नहीं चल रहा, बल्कि धीरे धीरे पश्चिम और यूक्रेन के पक्ष में झुकता दिखाई दे रहा है। लेख के मुताबिक ये बदलाव बताता है कि यूक्रेन युद्ध ने सिर्फ यूरोप ही नहीं, बल्कि पूरे मध्य पूर्व की राजनीति और कूटनीति को भी नए सिरे से आकार देना शुरू कर दिया है। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय कैंसर के इलाज में नई उम्मीद, आज के मरीजों के लिए राहत, भविष्य के लिए संभावना। इस लेख में कैंसर उपचार के क्षेत्र में हाल ही में हुई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रगति को रेखांकित किया गया है। संपादकीय का मुख्य संदेश ये है कि कैंसर के खिलाफ लड़ाई किसी एक बड़ी और निर्णायक जीत की कहानी नहीं है, बल्कि ये छोटे छोटे लेकिन लगातार हासिल होने वाले सुधारों की कहानी है, जो मरीजों को अधिक समय, बेहतर जीवन और नई उम्मीद देते हैं। लेख बताता है कि दुनिया भर की सरकारें कई दशकों से कैंसर के खिलाफ युद्ध जीतने की बात करती रही हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि कैंसर कोई एक बीमारी नहीं, बल्कि कई तरह की बीमारियों का समूह है। इसलिए इसका कोई एक जादुई इलाज मिल जाना शायद संभव नहीं है। फिर भी चिकित्सा विज्ञान लगातार आगे बढ़ रहा है और हर नई खोज इस लड़ाई को थोड़ा और आसान बना रही है। संपादकीय विशेष रूप से अमेरिका में आयोजित ऑन्कोलॉजी सम्मेलन में सामने आए कुछ नए शोधों का जिक्र करता है। इनमें सिर और गर्दन के कैंसर के लिए नया इंजेक्शन, मूत्राशय कैंसर के मरीजों को बड़ी सर्जरी से बचाने वाली इम्यूनोथेरेपी और सबसे महत्वपूर्ण अग्नाशय कैंसर के लिए विकसित नई दवा दाराकोनोसाइब शामिल है। ये दवा क्लिनिकल ट्रायल में मरीजों की औसत जीवित रहने की अवधि को लगभग दोगुना करने में सफल रही। भले ही ये अवधि 6 महीने से बढ़कर 13 महीने हुई हो, लेकिन लेख कहता है किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति और उसके परिवार के लिए अतिरिक्त महीने बेहद कीमती होते हैं। संपादकीय ये भी समझाता है कि उस दवा की सबसे बड़ी खासियत केवल
पैंक्रियाटिक कैंसर तक सीमित नहीं है। ये उन आरएस नामक जीन संबंधी बदलावों को निशाना बनाती है जिन्हें दशकों तक वैज्ञानिक असंभव लक्ष्य मानते रहे। अब यही तकनीक भविष्य में क्लोरोरेक्टल कैंसर, फेफड़ों के कैंसर और कई अन्य प्रकार के कैंसर के इलाज का रास्ता खोल सकती है। यानी एक खोज आगे चलकर कई नई संभावनाओं की नींव बन सकती है। लेख का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये भी है कि विज्ञान में बड़ी सफलताएं अचानक नहीं आती। वो वर्षों और कभी-कभी पीढ़ियों तक चलने वाले छोटे-छोटे शोध और प्रयोगों का परिणाम होती हैं। साथ ही आनुवंशिक जांच में आई प्रगति ने डॉक्टरों को ये पहचानने में सक्षम बनाया है कि कौन सा इलाज किस मरीज पर सबसे अधिक असर करेगा। इससे कैंसर उपचार पहले की तुलना में अधिक सटीक और प्रभावी होता जा रहा है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख 100 दिनों के युद्ध के बाद ईरान, बचे रहने की जीत। इसमें यह समझाने की कोशिश की गई है कि किसी भी युद्ध में जीत हमेशा दुश्मन को हराने से नहीं मापी जाती, बल्कि कभी-कभी केवल सत्ता और व्यवस्था को बचाए रखना भी एक बड़ी जीत मानी जाती है। लेख के अनुसार अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जो सैन्य अभियान चलाया था, उसका उद्देश्य केवल उसके परमाणु कार्यक्रम को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि ईरान की राजनीतिक और सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर कर वहां सत्ता परिवर्तन का रास्ता बनाना भी था। लेकिन 100 दिन बाद भी ईरान की सत्ता कायम है, इसलिए तेहरान इसे अपनी सफलता के रूप में देख रहा है। लेख बताता है कि इस युद्ध में ईरान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हजारों लोग मारे गए, कई वरिष्ठ सैन्य और राजनीतिक नेता खो दिए गए, परमाणु ठिकानों और ऊर्जा ढांचे को नुकसान पहुंचा और उसकी अर्थव्यवस्था पहले से ज्यादा कमजोर हुई। ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता भी काफी हद तक प्रभावित हुई, जिससे उसकी सैन्य ताकत की सीमाएं उजागर हो गई। इसके अलावा मध्य पूर्व में ईरान द्वारा वर्षों से तैयार किए गए सहयोगी समूहों और नेटवर्क की स्थिति भी कमजोर हुई है। लेकिन अल जजीरा का कहना है, कहानी का दूसरा पहलू भी है। ईरान अपने विरोधियों को भी पूरी तरह सफल नहीं मानता। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हुए हमलों और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखने की उसकी क्षमता ने दिखाया कि अमेरिका और उसके सहयोगी भी अपनी इच्छा पूरी तरह लागू नहीं कर सके। दुनिया के तेल व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण इस समुद्री रास्ते का लंबे समय तक बाधित रहना अमेरिका और उसके साझेदारों के लिए बड़ी रणनीतिक चुनौती बना हुआ है। लेख में यह भी कहा गया है कि ईरान इस पूरे संघर्ष को सिर्फ क्षेत्रीय युद्ध नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन की लड़ाई के रूप में पेश कर रहा है। रूस और चीन का कूटनीतिक समर्थन उसे ये दावा करने का मौका देता है कि वो पश्चिमी दबाव के खिलाफ खड़ा है। वहीं देश के भीतर भी सरकार ने आर्थिक समस्याओं और जन असंतोष की बहस को पीछे धकेलकर राष्ट्रीय सुरक्षा और बाहरी खतरे के मुद्दे को प्रमुख बना दिया है। लेख के मुताबिक ईरान के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी राजनीतिक व्यवस्था अब भी कायम है। सर्वोच्च नेता अली खामनेई की हत्या के बाद भी सत्ता का उत्तराधिकार तेजी से तय कर दिया गया और शासन व्यवस्था में कोई बड़ा टूटाव नहीं दिखा। तेहरान इसी को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानता है। उसकी सोच ये है कि सैन्य और आर्थिक नुकसान की भरपाई समय के साथ की जा सकती है, लेकिन अगर व्यवस्था बची रही तो बाकी सब दोबारा खड़ा किया जा सकता है। हालांकि ये लेख ये भी चेतावनी देता है कि युद्ध ने ईरानी नेतृत्व के भीतर एक नई सोच को मजबूत किया है कि अगर देश के पास परमाणु हथियार होते तो शायद अमेरिका और इजराइल ऐसा हमला करने की हिम्मत नहीं करते। यही वजह है कि भविष्य में परमाणु मुद्दे पर समझौता और कठिन हो सकता है। इसलिए अगले कुछ महीनों में सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा कि ईरान अपनी इस जीवित बचने की जीत को शांति और स्थिरता में बदलता है या फिर और अधिक आक्रामक रणनीति तथा परमाणु क्षमता की दिशा में आगे बढ़ता है। लेख का सार यही है कि फिलहाल ईरान खुद को पराजित नहीं, बल्कि संघर्ष के बीच टिके रहने वाला पक्ष मान रहा है। लेकिन ये टिके रहना भविष्य में शांति लाएगा या नए टकराव, इसका जवाब अभी बाकी है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर दैन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स।
every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com। Let's Mic, अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर दैन रेडियो।